पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद एक रेसलर रहे हैं और अब आप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर केडी जाधव की बायोपिक कसाबा का हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो पहला रिएक्शन क्या था इमोशनली आपका? थैंक यू शारिक भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जब मैंने गांव से रेसलिंग स्टार्ट किया ना, तो तब हमारे जो बड़े रेसलर होते थे, आइडल होते थे, दारा सिंह जी होते थे। क्योंकि गांव में कहावत होती थी, अरे रुक जा तू बड़ा दारा सिंह बनेगा। तो फिर जो आगे आगे आए तो पता चला कि दारा सिंह जी तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत ताकतवर इंसान भी, अच्छे भी। मगर पता चला कि एमेच्योर रेसलिंग में केडी जाधव साहब बहुत बड़े रेसलर हैं, जो देश के पहले ओलंपिक पदक विजेता हैं, इंडिविजुअली मेडल जिन्होंने जीता आज़ाद भारत में। तो फिर उनके लिए थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा बढ़ा, तब तक पता नहीं था। फिर पता चला कि यार उनकी डेथ भी बड़ी डिफ़िकल्टी में हुई। बाकी बड़ा उन्होंने देखा, बड़ा झेला, बड़ा फेस किया। फिर मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनने का और मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। तब मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत कोशिश की, बहुत देखा, बहुत वो किया। और कट्टू जाधव साहब के लड़के से मुलाकात हुई, रंजीत जी से, बाकी से मुलाकात हुई। बाकी तब श्याम बाबू जाधव साहब पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ बहुत मेहनत की और 3 साल उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का हिस्सा रहे। मगर वो फिल्म अनाउंस होकर रुक गई किसी कारण से। तो नागराज मंजुले जी इज़ ए वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और मराठी फिल्म बना रहे थे। और मराठी फिल्म बनाई उन्होंने, काफ़ी दिन में शूट पूरा किया। तो उसमें अपॉर्चुनिटी मुझे मिली काम करने की। मतलब वन ऑफ द, उनका एक अलग स्टाइल है। कई बड़े बड़े इसमें रिनाउंड एक्टर हैं, तो एक नोटेबल छोटा सा रोल हमारा भी है। तो कहते हैं ना कि जब हवन हो रहा हो तो आहुति कोई डाल दो, पुण्य सबको मिलता है। तो वो वहाँ नहीं तो इधर, मतलब ये एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनना अपने आप में बहुत गौरवशाली है कि भैया एक देश का पहला इंसान जिसने 1952 मेडल जीता। और उनके साथ ट्रेजिडी क्या हुई कि उस टाइम उनको ना अर्जुन अवार्ड भी उनकी डेथ के बाद ही मिला था। पद्म श्री अवार्ड आज तक नहीं मिला है। देश के पहले ओलंपिक पदक विजेता है। तो अब बात चल रही है, अब मिल जाएगा शायद उनको। तो और उस उनकी कहानी का, उनके प्रोजेक्ट का, सच बताऊं कि जाधव साहब के बारे में मुझे लगता है कि उनके परिवार से ज़्यादा मुझे बहुत चीज़ें पता हैं। कि मतलब जब इस प्रोसेस के दौरान वो किया, तो आई एम थैंकफुल। और कि भैया इट्स माय प्लेजर कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा हूँ। सर, नागराज मंजुले अपनी रॉ और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। तो जब उन्होंने आपको इस रोल के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी एज एन एक्टर और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? नागराज जी बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने फिल्म 2.5 साल में फिल्म पूरी की है और शूटिंग कंप्लीट की है। तो जब उनसे मिले, वो कुछ कहते नहीं कि करना है, वो तो ये कहते कि वो ऐसे बात करते हैं, हाँ सर बहुत कमाल लग रहे हो, आप कमाल कर रहे हो, ऐसे और कर सकते हैं। मतलब वो आपसे आपका बेस्ट खुद ही आप अपने आप निकाल लेते हो, क्योंकि वो आपको एज ए दोस्त के नाते, एज ए उसके नाते अप्रोच करते हैं। और वो देखते हैं कि भैया आप ये चीज़ क्या बेहतर कर रहे हो, क्या कर सकते हो। और जब उनको बेस्ट मिल जाता है तो बोलते हैं ठीक है सर, हो गया, अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो मतलब उनका एक अप्रोच, उनका काम करने का तरीका, वो बहुत बहुत कमाल का है। नागराज मंजुले से पहली मुलाकात कैसे हुई और क्या आप पहले से उनके काम और फिल्म्स को एडमायर रहे हैं? बिल्कुल, नागराज जी की पहली फिल्म सैराट देखो, क्या पहली थी या दूसरी फिल्म सैराट, जिसने क्या फिल्म कमाल की बनाई उन्होंने। एक मुझे उनकी पर्सनली बताऊं तो मुझे उनकी बहुत अच्छी फिल्म लगती है झुंड, जो बच्चन साहब की और आयुष्मान खुराना जी की फिल्म है। वो कोविड के टाइम पे टाइम गलत पे रिलीज़ हो गई, नहीं तो वो फिल्म बहुत चलती। क्या कमाल की फिल्म है, अगर आप देखोगे ना वो झुंड, तो आपको लगेगा कि भाई क्या कमाल की फिल्म बना रखी है। क्या वो भी मतलब वन ऑफ द रियल स्टोरी थी, उस पर बनाई। तो इनसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी पुणे में, और मुलाकात हुई, पूरे क्रू से मुलाकात हुई, इस बाकी से मुलाकात हुई, और हमने लंच किया साथ में, बैठे देखे पूरा उसको। तो अच्छा लगा, बड़ा ऐसा लगा कि भाई वो उस इंसान बास्केटबॉल खेले, कि उस इंसान से, क्योंकि बास्केटबॉल खिलाड़ी थे वो,
और उनकी मेरी स्टोरी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि वो पहले पुलिस में थे, महाराष्ट्र पुलिस में, दिल्ली पुलिस में था। उन्होंने वो छोड़ा, मैंने दिल्ली पुलिस छोड़ा, तो समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसे आ रहा था कि भाई म्यूचुअल, जैसे मैं हर रोज़ उनसे मिल रहा हूँ, बट इज़ ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और एक उनकी टीम में थे उनके जो लीगल धनंजय जी, उनसे मुलाकात हुई हमारी, उनसे फिर दोस्ती हुई। तो ऐसे फिर नागराज जी के थ्रू फिर ऐसे उन्होंने मीटिंग फिक्स किया, फिर मिले। कसाबा में नाना पाटेकर और महेश मांजरेकर जैसे पावरफुल एक्टर्स भी हैं, तो इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करना और कितना इंटिमिडेटिंग था और कितना लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? इस फिल्म में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर हैं मराठी इंडस्ट्री के, जैसे नाना जी हैं या महेश जी हैं, ये बड़े एक्टर हैं नो डाउट, मगर मेरा सीन इनके साथ नहीं था। मुझे इस मौका मिला कि वहाँ पे, और जैसे संदीप कुलकर्णी जी थे, बाकी वो थे, उस दिन हमारा सीन था उन सब के साथ में। तो मगर नाना जी से मैं सीन तो नहीं, मगर वैसे उनसे पर्सनली मैं एक बार मिला हूँ। उनका कोई जब वो किसानों के लिए करते थे, उनकी एक फाउंडेशन थी, उसमें कोई प्रोग्राम था, तो तब मैं मिला हूँ। तो मिलके बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई इंसान जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, कुछ रेयर इंसान होते हैं, और ये सब बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं। इनसे को आप देखोगे, कहीं भी आप कुछ करोगे तो उनसे आप ढेर सारी चीज़ सीखोगे। तो वो बात चल रही थी सेट पे, जब महेश जी का कोई शूट था, तो कह रहे थे कि महेश जी ने वहाँ पे शूटिंग की थी ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा भैया ये तो चलो हम उनके साथ नहीं कर पाए, तो मगर कुछ के जिन जिन भी मैंने मराठी एक्टर्स के साथ काम किया, दे वर ओ लेजेंडरी, वो भी बहुत बड़े थे। एग्जैक्टली आपका रोल क्या है बायोपिक में, कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? मेरा रोल ज़्यादा बड़ा नहीं मगर इम्पोर्टेंट है, क्यों कहते हैं ना कि एक कड़ी होती है। मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, क्योंकि मैं कोई भी, जैसे मैंने कई फिल्में छोड़ी हैं जो सुपरस्टार के साथ थी, बाकी और थी, कि भाई मेरा मानना ये है कि आपका रोल भले 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, मगर वो रोल ना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इस फिल्म में जादव साहब की बहुत धुरी जोड़ता है। धुरी क्यों जोड़ता है? क्योंकि भैया, हाँ दूसरी बात, मैंने जो शूट किया था कोल्हापुर में शूट किया था। शाही बाग एक मैदान है वहाँ पे, जो जहाँ पे कुश्ती के लिए बहुत फेमस है। उस मैदान में या तो मैं 20-25 साल पहले एज ए रेसलर गया था, या फिर आप वहाँ शूटिंग कर रहे हो, तो वो एक इमोशनल पार्ट भी था मेरे लिए। तो वन ऑफ द एक मेरा ऐसा पार्ट होगा जो जादव साहब को कहीं ना कहीं इस चीज़ की उनकी प्रक्रिया में मदद करेगा। एक्टिंग और रेसलिंग दोनों में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ने एक्टिंग परफॉर्मेंस में नेचुरली हेल्प किया? मैं आपको सच बताऊं शारिक भाई, जो मैंने श्याम बाबू से भी थोड़ा सीखने का मौका मिला है, भट्ट साहब के साथ किया तो उनकी अलग सिनेमा था, प्रकाश झा साहब के साथ, वो तो मेरे दोस्त हैं, जो मेंटर भी उनसे मैं सीखता हूँ। नागराज जी तो बहुत फाइनेस्ट डायरेक्टर हैं अपने हिसाब से, उनसे भी थोड़ा सा सीखा। एक्टिंग का, स्पोर्ट्स का और सीखने का कोई मतलब नहीं। एक्टिंग नहीं करना एक्टिंग है। आप एक्टिंग तब कर रहे हो अगर मैं आपकी ज़िंदगी जीऊँगा तो मुझे आपकी नकल करनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी, वो है। नहीं तो जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ फील कर रहे हैं, अगर मान लो हमें दर्द है, गुस्सा है, तो वही करना पड़ेगा। अब देखो बहुत से जो एक्टर हैं, जो अभी कई कमाल के एक्टर हैं, उनको कोई गाँव का इंसान बनाओ ना तो फिल्में उनकी उतनी चलती नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी जी नहीं है उन्होंने। LA में जाके, इंग्लैंड में जाके पढ़ तो लिया कि भाई गाँव ऐसे होता है, इंसान ये सब करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आमिर खान साहब जैसे कलाकार हैं जो वहाँ जाके ओरिजिनल करते हैं तो बेहतर करते। तो स्पोर्ट्स एक डिफरेंट है, एक्टिंग डिफरेंट है, मगर अगर आप में लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, मेरे अनुसार, मैं तो बहुत कोई एक्टिंग में मैंने कोई 30 मार खा काम नहीं किया है, मगर लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वही आपकी एक्टिंग है। आप एक्टिंग को कितना सीरियसली लेते हैं? क्या ये सिर्फ एक पैशन है या फ्यूचर में आप खुद को एक फुल फ्लेज्ड एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? देखो भैया, मैं सच बताऊं तो हमें 1 घंटे का नहीं पता कि हमें क्या करना है, मगर आपका पैशन या आपका प्रोफेशन बनता है आगे जाके। अभी मुझे पता नहीं कि भाई कितना क्या करना है, क्या नहीं करना, मगर मैं जो भी काम करता हूँ उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ कि उसको इतना सीरियसली करो कि आप अपना बेस्ट दो, फिर बाकी परमात्मा, ऊपर वाला मालिक जो करेगा फिर उसकी मर्जी है। अगर फ्यूचर में संग्राम सिंह की बायोपिक बनती है तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर आपका रोल सीरियसली प्ले कर सकता है? अब एक मैं आपको बताऊंगा, आप हंसोगे, अभी बायोपिक में हम बहुत आगे बढ़ गए थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई, साइन कर लिया पहला ड्राफ्ट। एक चीज़ से थोड़ा पीछे गए हम, वो थोड़ा सा एक लिख लो क्लोज था कि भैया इस दौरान कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। मैंने कहा भाई हमारा कानून तो ग्रे है,
मान लो आप कहीं गाड़ी में बैठे हो, पीछे से किसी ने टक्कर मार दिया तो भैया वो तो आप भी इन्वॉल्व हो गए उसमें। मैंने कहा ये पॉइंट गलत है। और कुछ आए कि किताब लिखेगी, तो भाई मुझे लगता है कि मैं भी बहुत छोटा हूँ, बायोपिक बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर बायोपिक बनेगी तो मेरे हिसाब से रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, विकी कौशल है, कार्तिक आर्यन है, तो ये सब बहुत कमाल के एक्टर हैं, सारे ही कमाल के हैं, मतलब जिनको मैं देखता हूँ तो ये कोई भी कुछ कर सकता है। फिटनेस और फिजिक हमेशा डिस्कशन में रहते हैं। अगर फ्यूचर में किसी कमर्शियल एंटरटेनर या डांस बेस्ड प्रोजेक्ट का ऑफर आए तो क्या आप उस जोन में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? मैं एक डांस का शो किया था, मतलब आप हंसोगे, तब तो मुझे डांस की ABCD नहीं आती थी, मेरी बॉडी उस टाइम टाइट थी। तो उधर सलमान जी से लेके अक्षय कुमार जी से लेके जो भी आते थे वो कहते थे भाई हमें वो संग्राम सिंह का डांस देखना, मतलब समझ रहे हो। और मैं कसम से वो बीट पे भूल जाता था और मैं वहाँ पे वर्कआउट करता था, कार्टव्हील मारता और बाकी चीज़ करता। और मगर अब कोई अच्छा आएगा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत जिम्नास्टिक भी मैंने थोड़ा सीखा एक हमारे कोच साहब से, बाकी चीज़ें की। तो अच्छा होगा तो ज़रूर करें, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि पहले मैंने बहुत शोज़ किए, पहले शोज़ में करता था या प्रोजेक्ट करता था ना, तो इसलिए करता था कि भाई 2 पैसे मिलेंगे या बाकी चीज़ कर लो। जब मैं श्याम बाबू से मिला ना, 3 साल लगाए श्याम बेनेगल साहब के पास, जब मुझे समझ में आ गया भाई सिनेमा ये है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, मेरा रोल क्या है, भले ही चाहे 1 मिनट का या 1 घंटे का 2 घंटे का। तो श्याम बाबू कह रहे थे भाई उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो रोल अभी गरिमा के अनुसार होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने एक ऐड छोड़ा, एक सुपरस्टार, मतलब एक बहुत अच्छा एक्टर था, तो वो शूट भी बाहर हो रहा था कहीं थाईलैंड में, इसमें तो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कि सर ये है, ये चीज़ है। तो मैंने कहा भाई बात तो सही है, ये सब अच्छा है, मगर ये यार मेरे अनुसार जा ही नहीं रहा है, मतलब कुछ चीज़ ही नहीं है इसमें, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, और मैं ये चीज़ प्रमोट ही नहीं करता, ना कम करता हूँ, तो उसका फ़ायदा नहीं ना। तो मैं कथनी और करनी में अंतर समझता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जो करो वो कहो, जो कहो वो करो। सर, रियलिटी शो और कॉम्बैट स्पोर्ट्स दोनों का हिस्सा रहे हैं। रिसेंटली MMA में भी आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस भी इस फील्ड में हर सर्वाइवल का बिगेस्ट वो रहता है, मोटिवेशन रहता है, फॉर्मूला रहता है? देखिए कोई भी फील्ड है, डिसिप्लिन उसमें चाहिए और मेंटल टफनेस फिर आ जाती है। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सबको कि भैया आप कहीं पे भी जाके रेट रेस का हिस्सा मत बनो कि भाई मेरे कुलीग ने कर दिया या मेरा वो कर रहा है, दूसरा ही कर रहा है। हमारा मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जिसको हम सुबह उठ के देखते हैं, और मैं असफल होता हूँ सफल होता हूँ उसका कोई महत्व ही नहीं है कि भैया उस प्रोसेस को एंजॉय करो। असफलता, अभी मैं वही बात कर रहा था, असफलता हमें विनर बनाती है, हमें हम्बल बनाती है, हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी की बड़ी यार कुछ पाना खोना नहीं है कि भैया अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने इसको संभाल के रखो, तो वो आपकी जीत ही है। आप जब अपनी जर्नी को देखते हैं एज अ रेसलर, मोटिवेशन पर्सनालिटी, रियलिटी शो कंटेस्टेंट और नाउ एक्टर, तो क्या लगता है संग्राम सिंह का सबसे चैलेंजिंग फेज अभी भी बाकी है? बिल्कुल बाकी है। ज़िंदगी का हर एक नया स्टेप आपका नया इंसान के, आपके अंदर का एक नया इंसान मांगता है। तो कहते हैं ना कि जीतना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो उस लाइफ में मैं हर रोज़ सीखता हूँ और हर रोज़ नए चैलेंज मेरे सामने आते हैं। मगर पहले क्या होता था कि पहले उस चैलेंज को लगता था कि बड़ी चीज़ है, अब मैं हर चीज़ को हंस के, बाकी चीज़ मुस्कुरा के टाल देता हूँ। और अब इतना हो गया कि मैं बहुत शांत रहता हूँ। कोई किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, कुछ चीज़ें हुई, तो मैं ना बिल्कुल शांत रहूँगा कि अच्छी बात है भैया, चलो उसने कर दिया। मगर जहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई है, तो मेरा मानना ये है कि मालिक हमें वही लेके आता है जहाँ पे कुछ करना होता है। मुझे क्या पता मुंबई, मुझे क्या पता वर्ल्ड, मुझे क्या पता चीज़ें, एक गांव के उधर से वो किया। तो अभी तो लाइफ में बहुत काफ़ी, जब तक जीवन है ना तब तक संघर्ष है। तो और उसका मज़ा भी वही है। मान लो अगर जो ये पहाड़ों में झरना बहता, अगर उसमें पत्थर नहीं होंगे तो भैया उस झरने में आवाज़ ही नहीं आएगी, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो जीवन में संघर्ष बहुत है और अभी आगे ही बहुत होगा, और उसको मैं इंजॉय करता हूँ। आपने हर चीज़ जो की है उसको थोड़ा बहुत सीखा है, तो एक्टिंग को कितना सीखा है, फॉर्मूला सीखा है, या सेट पर ऑब्जर्व करने का एक्सपीरियंस से इवॉल्व हुआ है? एक्टिंग के क्राफ्ट में आप कैसे कैसे समझते हैं? देखिए एक्टिंग का शुरुआत में तो पता नहीं था, शुरुआत में से चाव में जो भी चीज़ मिलती थी उसको कर लेते थे कि भाई ये सब हो गया। तो फिर जब लेजेंडरी डायरेक्टर हैं या बाकी इन सब से मिला, सीखा। फिर बीच में एक मैं सौरव सचदेवा जी से ही मिला, बाकी और से मिला, तो उनका एक वो था, वहाँ भी मैंने देखा वो मेथड सीखा।
फिर अब मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ और नेचर को सुनता हूँ। जैसे आजकल बच्चे ना ये कान में हेडफोन लगा लेंगे और वो वर्कआउट करेंगे, अच्छी बात है, मगर वो माइंड के लिए सही नहीं है। वो एज एन एक्टर आपको हमेशा नेचर का दोस्त बनना पड़ेगा। जहाँ तक जो मैं छोटा मोटा सीखा है, जैसे मैं बाकी काफ़ी को सुनता हूँ, चाहे वो अजय देवगन जी हैं, चाहे वो आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, इस सलमान खान जी, तो कोई भी जो भी एक्टर है इवन, तो मैं उनको सुनता हूँ कि भैया उन्होंने क्या वो किया, तो बाकी चीज़ देखता हूँ और उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक मैंने सीखा, जो मैंने देखा कि भैया ये है कि जो लाइफ में आपके अनुभव हो रहे हैं, आप हर रोज़ एक्टिंग ही कर रहे हैं, आप कितना बेहतर करते हैं वही आपको उस पर उतारना। और सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो कैमरा के सामने आपको अच्छा एक्टर बना सकता है। लास्ट एक और चीज़ जान चाहेंगे आपसे कि यूजुअली पहले जब आप एक्टर्स देखते थे, जैसे अमिताभ बच्चन हुए, राजेश खन्ना जी हुए, और भी बड़े एक्टर राज कपूर जी हुए, तो उन्होंने कभी अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं दिया, या पर आजकल हम देखते हैं कि एक्टर जो है अपनी फिजिक के ऊपर और अपने जो है हर चीज़ के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, जो पुराने एक्टर्स थे वो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे। ऋषि कपूर जी देख लीजिए आप, उन्होंने कभी अपने फिजिक के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। बट आजकल के एक्टर्स इतने सोशल मीडिया फ्रेंडली रहते हैं, आपको लगता है कि ये सब जो है जो एक्टर्स हैं अभी, ठीक है, इन लोग फिटनेस के ऊपर ध्यान देके एक्टिंग को भूल रहे हैं कि क्या है मानते हैं आप? देखिए, मैं वैसे इस बारे में उतना सही इंसान नहीं हूँ, मगर मेरा मानना ये है कि फिजिक्स आपकी फ़िट रहनी चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए, मगर एस्थेटिक बॉडी एक अलग होती है, एथलीट बॉडी अलग होती है, परफॉर्मेंस बॉडी अलग होती है। तो अब साउथ में मैं एक्टर देखता हूँ, वो फिजिक्स वगैरह तो चलो एक आध दिन बना ली, मगर वो एक्टिंग बहुत कमाल ही करते हैं। कोई केरला मैंने फिल्में देखी, बाकी सब किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप फिट रहते हो तो ढेर सारे युवा आपसे इंस्पायर होते हैं कि भाई फिटनेस की तरफ जाते हैं, मगर फिटनेस के साथ साथ आपको आपकी कला पे फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर तो आप बन जाओगे, मगर एज एन एक्टर बनना, जैसे आप क्राफ्ट देखोगे, जैसे एज एन एक्टर संजीव कुमार साहब थे, दिलीप कुमार साहब थे, तो इनसे बड़ा तो कोई एक्टर है नहीं। और फिर जैसे बच्चन साहब तो अभी लिविंग लेजेंड हैं, या धर्मेंद्र साहब थे। तो मेरा मानना ये है कि फिजिक्स तो अच्छी बात रखना चाहिए, मगर जो आपकी एक्चुअली टैलेंट है ना, कला है, उसको भी निखारना चाहिए साथ में। अभी मैं देख रहा हूँ ढेर सारे एक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर सोशल मीडिया का एक जब से ज़माना आया ना, तब से स्टारडम ख़त्म हो गया है। पहले कम दिखते थे, बाकी चीज़ें होती थी, तो पब्लिक को एक उत्सुकता रहती थी कि अभी देखने की। अब वो उन्हें पता है कि यार मैं देखूंगा, मैं एक मिनट लगेगी, मैं इंस्टाग्राम खोला मैंने या कोई दूसरी चीज़ खोली, सामने दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि सलमान जी के बाद, शाहरुख खान साहब के बाद और आमिर खान साहब के बाद उतना बड़ा सुपरस्टार कोई बना नहीं। ऋतिक रोशन जी ने थोड़ा टच हुआ, तो मगर उसके बाद वो स्टारडम नहीं है आज, वो क्रेज़ वाला स्टारडम है। और वो मुझे लग रहा है कि उसका एक लैक ऑफ कारण है सोशल मीडिया, मगर ज़रूरी नहीं है। जैसे रणबीर कपूर है, इज़ ए वेरी गुड एक्टर, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो क्या है कि अगर एक रोटी ज़्यादा खाएंगे ना, तो वो भी नुकसान करती है, क्योंकि नींद देर से आएगी। तो ये जो डोज ज़्यादा हो गया ना फिटनेस का या सोशल मीडिया का या बाकी चीज़ का, तो ये कहीं ना कहीं कला को थोड़ा पीछे धकेल रहा है। लास्ट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? देखिए, मेरा मानना ये है कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स जब आपके आ जाएं तब उसके बारे में बात करो, नहीं तो पाइप तो भरा रहता है यहाँ पे, मगर जब बाहर आ गया तो प्रोजेक्ट है। बाकी अभी हमने इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, एक शो कर रहे हैं हम, वो शो को मैं होस्ट कर रहा हूँ। वन ऑफ द मेरे साथ ईशांत शर्मा है, युजिंदर चहल है, एक शरद जी हैं जो मेरे साथ होस्ट हैं, उसमें को होस्ट हैं। वन ऑफ द बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो एक बड़े OTT पे आएगा। और भैया आगे जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमने मौका मिला है, कदम रखा है, तो उसकी जर्नी को भी आगे करेंगे। ढेर सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं। और मेरा मैसेज सबके लिए एक ही है कि भाई ये ज़िंदगी है ना, सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार ही मिलेगी। इसको आप भाव में, पर भाव में या दूसरे के अनुसार जियोगे ना, तो आप एक बेहतरीन इंसान बनने का, अपने टैलेंट से मिलने का, अपने आप को आगे लाने का आप मौका खो रहे हो। कोई दूसरा जाके कोई नहीं आता भैया, एक बार चले गए। तो जो ये समय है
कभी लेट नहीं हुए हैं। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो और अपने आप को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अच्छा सर, एक और चीज़ बता देंगे कि क्या फ्यूचर में आप और पायल जी एक साथ कोई शो में या कोई रियलिटी शो में दिख सकते हैं? मैंने पायल जी के साथ डांस का शो तो किया और उस टाइम पे पायल जी वाज सो काइंड इनफ। मैं उनको बहुत इधर उधर फेंकता था क्योंकि मुझे वो मूव तो होते नहीं थे, मतलब मूव इन द सेंस भूल जाता स्टेप, तो वो बेचारी गिर जाती थी, कुछ हो जाता था। तो तब हमने वो एक दो बार सीखा। मगर डेफिनेटली कोई अच्छा शो होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मगर वैसे रियलिटी शो में जैसे मान लो कि जो टफ शो हैं जैसे बिग बॉस, बाकी उसमें तो भैया उसमें तो मैं कभी भी पायल जी के साथ नहीं जाऊँगा किसी भी शो में। पता क्यों? क्योंकि वो ऐसे शो में जाना यानी अपने आप को करना है। और मेरा मानना ये है कि कई शो ऐसे थे, मुझे लगता है कि वो शो किए, उनसे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, मगर वो मेरे स्तर के अनुसार नहीं थे। मगर मैं आगे शोज़ में जाऊंगा, बाकी चीज़ करूंगा। मगर कोई अच्छा शो आएगा जिसमें बहुत फ़न होगा, जिसमें बहुत अच्छा होगा, तो पायल जी के साथ डेफिनेटली करूंगा। चाहे कोई डांस का है, कोई अच्छा कोई मस्ती का शो है। एक्टिंग की टिप्स की बात की जाए तो एक्टिंग की टिप्स कितनी ली गई है पायल जी से? आपने कितनी एक्टिंग की टिप्स ली है? एक मैं बताऊं कि जो पायल जी हैं वो एक्ट्रेस बहुत कमाल के, मगर वो सही इंसानों के साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। एक दो फिल्म उन्होंने अच्छी की, दिल कबड्डी जैसे इरफान खान की, और मैंने फिल्म देखी, मगर वो फिल्म उस टाइम पे रिलीज़ हो गई कि वो फिल्म हिट नहीं हो पाई। तो क्या होता है कि जब टैलेंट सब में है, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, तब वो डिफरेंट टाइप की फिल्में थी उन्होंने की। तो मैं शुरुआत में उनसे पूछता था कि भाई ये आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है, क्या कुछ है। तो कई बार मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे सलाह भी दी कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। फिर मैंने देखा यार मेरी पर्सनैलिटी अलग है, उनकी अलग है, तो मैं एक थर्ड उसके लिए पूछ लेता हूँ, मगर बाकी चीज़ें मैं वो करता हूँ। एक मेरे दोस्त होते थे धर्मेश दर्शन साहब, शायद आपने नाम सुना, तो बड़े अच्छे डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे पहली बार बोला था यार आप है ना सिर्फ दो आदमी फिल्में देखो, धर्मेंद्र साहब की और सुनील दत्त साहब की। और आप जैसे वो बोलते थे ना, ऐसा लगता था वो जेन्युइन बोल रहे हैं, आपको भी देख के वही फीलिंग आती है। आपको एक्टिंग करनी, कुछ भी करना, तो सिर्फ इन दो की फिल्में देखो, बाकी का जोनर ही मत पकड़ो। तो मैंने जो भी मुझे लगता है कि भाई ये डाउट है तो मैं कोशिश करता हूँ करने की, मगर अगर मैंने गलत भी किया ना तो मैं उस पर 100% यकीन करता हूँ कि भाई बेहतर था, अच्छा था। जैसे पायल जी आजकल सिंगिंग वो कर रही हैं, और सच बताऊं कि इतना पैशनेट अगर मैं हो जाऊं ना, मैं तो पता नहीं ऑस्कर अवार्ड ले लूँगा। जितने पैशनेट वो 8-8 घंटे वो कर लेते हैं। जिस चीज़ के पीछे पड़ेंगे ना, उसकी चीज़ का मतलब कचूमर निकाल देंगे, चाहे वो किसी चीज़ के पीछे पड़े। मैं तो क्या कि मैं तो बहुत लेजी सुस्त वैसा इंसान हूँ कि ठीक है भैया, उनको एक्चुअली ज़िंदगी जीने तो वैसे आदमी सीखना चाहिए। उनको ना पब्लिक का पढ़ा, ना दूसरे का पढ़ा, ना तीसरे का पढ़ा, ईमानदार है, अपने काम से करेंगे, मगर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। उनको तेज़ गाना तेज़ गाएंगे, आवाज़ करना आवाज़ करेंगे, समझ रहे हो? तो उनको देख के सीखता हूँ कि यार लाइफ तो देखो, जीने का जो लाइफ जीने का वो है ना, तो वो उन्हीं का। वो थोड़ी देर में इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ी देर में बच्चे की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। तो बाकी उनसे ढेर सारी चीज़ ऐसी है जो मैं सीख रहा हूँ, सीख सकता हूँ। और शादी होने के बाद तो भैया आपको सीखना ही पड़ता है। सर लास्टली यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कपल को या वैसे ही नॉर्मल, या कपल को भी? यंगस्टर को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भैया जो आपकी उम्र है, अभी सिर पे पूरे बाल हैं, शरीर में जान है, आपकी नई नॉलेज ली है, ताकत है, तो इसका सदुपयोग करो, इसको सही जगह लगाओ और अपना एक मुकाम हासिल करो। ये प्यार मोहब्बत, ये नशा करना, ये चीज़ करना, या ये हाई पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये सब लाइफ में आ जाएगा, चला जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। तो नशे से दूर रहो, अपना एक टारगेट बनाओ, फोकस करो, क्योंकि आप सब क्रिएटिवली तो बहुत कमाल हो, और सिचुएशन चाहे कितनी टफ हो उसमें कभी भी हिम्मत मत हारो, हार मत मानो। क्योंकि आप मौका, अगर मान लो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 10 सीढ़ी, हम 8 सीढ़ी चढ़ के उतरते हैं ना, तो हम 16 उतरनी पड़ेंगी। अगर चढ़ते हैं तो सिर्फ भैया 10 ही चढ़नी पड़ेंगी। यानी याद रखना, कई बार आखिरी चाबी ताला खोल देती है। कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है। जो काम कर लिया ना उसमें अपना बेस्ट करो। फेल हो तो बहुत हिम्मत से फेल हो। फेल तो कुछ होता नहीं, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लाइफ। तो बस वो करो। और जो कपल हैं आजकल के, तो आप बहुत एडवांस हो यार, मगर याद रखो कि पेशेंस रखो भैया। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो डिवोर्स हो जाएगा।
या बाकी चीज़ें हो जाएंगी। और लड़कों खासकर कह रहा हूँ कि भैया लड़कों के लिए कानून तो डिफरेंट है भैया। कोई लड़की के साथ आप चले गए, कुछ कर लिया, बड़ी बड़ी बात करोगे तो आपका स्थान, आपके कपड़े 1 मिनट में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मत करो, अपने करियर बनाओ, माता पिता को प्राउड फील करवाओ। और जब आप पूरी लाइफ में एक सस्टेन कर लो, सूटेबल हो लो, तो उसके बाद शादी करो। और लड़कियों के लिए सिखाऊंगा, खासकर एक बात कहना चाहूँगा सभी माता पिता को कि भैया अपनी बेटी को संस्कार दो। बेटों को नहीं, अब संस्कार की ज़रूरत बेटियों को है। बेटी 2 घर बनाती है, एक तो जिस घर में, एक जिस घर में जाती है। तो आजकल जो मैं हाल देख रहा हूँ ना, तो वो एक माता पिता 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको बर्तन मांज के सब कुछ करके बड़ा कर लेंगे, मगर एक बेटे की शादी करवा दो, वो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो इसलिए संस्कार बेटियों को दो। और मैं कानून भी कोई लड़कों के लिए कुछ बनना चाहिए, क्योंकि लड़कों के फेवर में कोई भी कानून नहीं है भैया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कानून भी थोड़ा सा फेवर में बने। सारे अधिकार महिलाओं के हैं, आरक्षण के लिए आप फाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। और क्या चाहिए भैया, कितना क्या चीज़ चाहिए, कौन सा बिल चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, सारे कानून उनके पास हैं। तो इसलिए मिलजुल के अगर आप दोनों साथ काम करते हो तो भैया 1 और 11 हो जाते हो। आगे बढ़ो, अच्छा काम करो और एक दूसरे की भावनाओं को समझो। थैंक यू।